शहर से दूर एक छोटे कस्बे को जाने वाली इकलौती ट्रेन आधी दूरी तय करने के बाद पिछले 2 घंटे से इंजन में खराबी की वजह से रुकी हुई थी। खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। ट्रेन के डिब्बे में मौजूद एकमात्र यात्री को बंद खिड़की के शीशे से नाक टिकाए नीचे बेचैनी से टहलते कुछ यात्रियों को देखते देख रसीम ने मन ही मन सोचा कि अमित भी घर में इसी तरह बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतज़ार कर रहा होगा। इंस्पेक्टर अमित रसीम का पति था। दोनों का विवाह 5 साल पहले हुआ था। शादी के 3 साल बाद मीना का जन्म हुआ था, जो अब 2 साल की थी और कंबल में लिपटी इस वक्त रसीम की गोद में बड़े आराम से सो रही थी। 1 महीने शहर में अपनी माँ के पास रहने के बाद रसीम आज दोपहर ही कस्बे के लिए रवाना हुई थी। उसने फ़ोन से अपने आने की सूचना अमित को दे दी थी। रसीम का ख्याल था कि वह सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाएगी और शाम की चाय अमित के साथ पिएगी, लेकिन ट्रेन के इंजन में आई खराबी की वजह से रास्ते में ही शाम हो गई थी। अब कड़ाके की इस ठंड में इंजन के ठीक होने या फिर शहर से दूसरा इंजन आने का इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रसीम को मालूम था कि अमित उससे और अपनी बेटी मीना से जुनून की हद तक प्यार करता है। यह उसकी मोहब्बत ही थी कि रसीम उसकी बीवी बन गई। बावजूद इसके कि सवैयाँ उसने अमित से मोहब्बत नहीं की थी। अमित ने उसे एक होली मिलन में देखा था और उसकी माँ से मिलकर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रख दिया था। मम्मी ने न जाने अमित में ऐसा क्या देखा था कि उन्होंने उससे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा और हाँ कर दी। रसीम ने भी अपनी इच्छाओं के विपरीत मम्मी की हाँ को अपनी पसंद बना लिया, क्योंकि वह मम्मी को हमेशा खुश देखना चाहती थी। अमित की पत्नी बनने से पहले रसीम के दिमाग में पल भर के लिए मोहित का विचार आया था। साधारण घर का मोहित भले ही एक छोटे से जनरल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन उसके कदमों में सारे संसार की खुशियां डाल देना चाहता था। रसीम भले ही मोहित से प्रेम करती थी, लेकिन माँ की वजह से उसने मोहित का मोह छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसे अपने विवाह की खबर तक भी नहीं दी थी। शादी के बहुत दिनों बाद तक रसीम को अमित के चेहरे में मोहित नज़र आता रहा, लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे अमित जैसे उसका वजूद बन गया। अब उसके सामने मोहित की नहीं बल्कि टूटकर प्यार करने वाले पति की तस्वीर थी। रसीम ने अमित को दिल से कबूल करना शुरू कर दिया था और फिर उसकी ज़िंदगी में बसंत के आगमन की तरह मीना का प्रवेश हुआ तो जैसे सब कुछ ही बदल गया। कस्बे में मौजूद एक मकान उनका घर बन गया और उस घर के आंगन में अमित, रसीम और मीना के प्यार का गुलशन खिल गया। शहर से कस्बे में जाने की वजह इंस्पेक्टर अमित का तबादला था। कस्बे में उसका तबादला वहाँ बढ़ते हुए अपराधों और इंस्पेक्टर अमित के अच्छे रिकॉर्ड की वजह से हुआ था।
रसीम ने पिछला जो 1 महीना शहर में अपनी माँ के पास गुजारा था, काफ़ी हद तक उसकी वजह भी कस्बे में होने वाली आपराधिक गतिविधियाँ और इंस्पेक्टर अमित की बढ़ी हुई जिम्मेदारी थी। रसीम हर हालत में अमित के साथ रहने की इच्छुक थी, लेकिन उसके मजबूर करने पर उसे शहर में माँ के पास रहना पड़ा था। अब भी अमित ने उसे तब आने की इजाज़त दी थी जब उसने आने के लिए फ़ोन पर फ़ोन किए। गाड़ी अभी भी अपनी जगह जमी खड़ी थी। अचानक मीना नींद से जागकर रोने लगी। तमाम कोशिशों के बावजूद वह रोए जा रही थी। रसीम की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दरअसल वह दूरी को ध्यान में रखकर मीना के लिए जो दूध लाई थी वह ख़त्म हो चुका था। उसे क्या पता था कि गाड़ी ख़राब होकर 2 घंटे तक रास्ते में खड़ी रहेगी। मीना को चुप कराने की कोशिश करते हुए रसीम ने बेचैनी से ट्रेन के खाली डिब्बे में नज़र दौड़ाई। पूरे डिब्बे में या तो खाली सीटें नज़र आ रही थीं या फिर बंद खिड़कियों के शीशों के पार गरम कपड़ों में लिपटे बेचैनी से टहलते कुछ यात्री। मीना को चुप कराने की सारी कोशिशों में नाकाम होने के बाद रसीम ने कुछ सोचकर उसे अच्छी तरह कंबल में लपेटते हुए खिड़की का शीशा उठा दिया। इसके साथ ही डिब्बे में सर्दी की एक लहर दाखिल हुई। रसीम ने दूर खड़े एक आदमी को बुलाने के लिए हाथ से इशारा किया। वह आदमी काफ़ी देर तक रसीम के इशारे का मतलब नहीं समझ पाया और अपनी जगह खड़ा रहा। फिर ओवरकोट का कॉलर ठीक करके दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए छोटे छोटे कदमों से रसीम की ओर बढ़ा। वह पास आया तो अचानक ठंडे वातावरण में गर्मी आ गई। वह मोहित था। उसे देख रसीम जहाँ हक्की भक्की सी रह गई थी, वहीं मोहित की हालत भी किसी गूंगे जैसी हो गई। जब शहर से आया हुआ दूसरा इंजन ट्रेन को लेकर रवाना हुआ तो रसीम के डिब्बे में बिल्कुल खामोशी छाई थी। इस खामोशी में 4 आँखें लगातार एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। ये आँखें थी रसीम और मोहित की। दूध पीने के बाद मीना सो गई थी। उसके लिए दूध का इंतज़ाम मोहित ने किया था। वह ट्रेन के दूसरे डिब्बे में मीना के लिए केवल दूध ही नहीं बल्कि रसीम के लिए भी खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आया था। रसीम कैसी हो तुम? मोहित ने पूछा। तो रसीम ने जवाब में उसे पिछले 5 सालों की पूरी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनते वक्त मोहित सिर झुकाए बैठा रहा। रसीम खामोश हुई तो मोहित ने उदास और भीगी आंखें उठाते हुए कहा, मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत तलाश किया, लेकिन तुमने कभी अपने घर का पता बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी। ऐसे में मैं कितने घरों के दरवाजे खटखटाता। मैंने तो बस तुम्हारे इंतज़ार को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। मोहित थोड़ी देर चुप बैठा कुछ सोचता रहा। फिर अचानक उसने रसीम से पूछा, अमित कैसा पति है? क्या वह तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना मैंने किया था? अमित बहुत अच्छा और प्यारा इंसान है, एक अड़ियल पति। शायद वह मुझे तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं तुम्हें भूलने में कामयाब रही।
रसीम ने मोहित से नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। तो दोनों के बीच एक बार फिर पूरी तरह खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे दोनों बात करना भूल गए हों। मोहित, तुमने शादी कर ली? काफ़ी देर बाद रसीम ने मीना के माथे को चूमते हुए सवाल किया। नहीं, मैं शादी तो तब करता जब मुझे वह लड़की मिलती जो मेरे दिलो दिमाग में बसी थी, जिससे मुझे मोहब्बत थी। आज तक उसी लड़की को तलाश कर रहा था। उसकी निशानी के तौर पर मेरे पास एक फ़ोटो के अलावा कुछ नहीं था। मोहित ने सिर झुकाए झुकाए टूटे शब्दों में अपनी बात ख़त्म की और जेब से पर्स निकालकर रसीम के सामने खोल दिया। पर्स के अंदर दाईं ओर लगे प्लास्टिक कवर के नीचे रसीम की 5 साल पुरानी मुस्कुराती हुई फ़ोटो लगी थी। उसकी यह फ़ोटो मोहित ने एक पार्क में खींची थी, तब जब रसीम उससे मोहब्बत करती थी। लेकिन अब रसीम उस वक्त की रसीम चौहान नहीं थी, बल्कि अमित की पत्नी थी। एक बेटी की माँ, एक घर की मालकिन। यह फ़ोटो तुमने अब तक संभाल कर रख रखा है? रसीम ने प्रश्न किया तो मोहित ने भरे मन से जवाब में कहा, सिर्फ फ़ोटो ही नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत को भी बचा कर रखा है। लेकिन अब दिल टूटने का वक्त आ गया है। मोहित ने आंखों में उतर आए आंसुओं को छिपाते हुए खिड़की का शीशा उठा। ठंडी ठंडी हवा का एक तेज़ा झोंका डिब्बे में दाखिल हुआ, जिससे रसीम कँपा कर रह गई। इसे बंद कर दो प्लीज़, ठंड बहुत है, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी, रसीम ने कहा तो मोहित का हाथ हिला और झटके के साथ शीशा दोबारा खिड़की पर आ गिरा। तभी रसीम ने देखा कि मोहित की उंगली से खून बह रहा है। उसकी उंगली फ्रेम के नीचे आ गई थी। लो, इसे जख्म पर बांध लो, रसीम ने अपना रुमाल मोहित की ओर बढ़ाते हुए कहा। मोहित ने रुमाल जख्म पर बांधने की बजाय अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने लाल और गर्म खून से डिब्बे की दीवार पर जगह जगह रसीम लिखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर के बीच मेरी हैसियत आड़े आ रही थी। मैंने यह सोचकर बहुत कुछ हासिल किया कि तुम मुझे मिलोगी, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे बिना सब कुछ बेकार है। रसीम, जब ज़िंदगी ने तुम्हें सब कुछ दे ही दिया है तो फिर खुशियों से मुंह क्यों मोड़ रहे हो? तुम्हें मुझसे अच्छी हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी, शादी कर लो मोहित और खुश रहो, रसीम ने मोहित की बात काटते हुए सलाह दी। डिब्बे में एक बार फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी को मीना की आवाज़ ने तोड़ा। वह एक बार फिर जाग गई थी। मीना को गोद में उठाकर मोहित बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर रसीम को उसकी बेटी वापस करते हुए बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत थी, है और रहेगी। मैं तुम्हारी बेटी से भी मोहब्बत करने लगा हूँ और शायद अमित से भी। मेरा ख़याल है हमें जिससे मोहब्बत हो उससे जुड़ी हर चीज़, हर व्यक्ति से मोहब्बत करनी चाहिए। क्या तुम एक बार मुझे अपने माथे का चुंबन
लेने की इजाज़त दोगी? रसीम ने आंखें बंद करके गर्दन झुका दी तो मोहित माथे का चुम्बन लेकर मीना को प्यार करने लगा, जबकि रसीम अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को पीने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन धीमी होने लगी थी, स्टेशन आने वाला था। तभी मोहित झटके से डिब्बे से बाहर चला गया। स्टेशन पर इंस्पेक्टर अमित बेचैनी से रसीम का इंतज़ार कर रहा था। वह जैसे ही ट्रेन से उतरी, अमित ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वह बेटी के सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, जाने मन मैं तुम्हारे और मीना के लिए बहुत चिंतित था। बताओ यात्रा कैसी रही? अमित के सवाल पर रसीम अचानक सिसकियां लेकर रोने लगी। अमित ने उसे बड़े प्यार से चुप कराया। वह यही समझ रहा था कि उसकी आंखों में महीने भर विछोह का सिमटा हुआ गम है, जो आंसू बनकर बह रहा है। वह पत्नी और बेटी को घर ले आया। अमित सुबह से इमरजेंसी ड्यूटी पर गया हुआ था और रात के 12 बजे तक नहीं लौटा था। उसकी गैर मौजूदगी में रसीम पूरे समय मोहित के बारे में सोचती रही, जो उसके साथ ही कस्बे तक आया था। उसे यह डर सता रहा था कि अगर अमित को मोहित के बारे में पता चल गया तो कहीं कोई ऊंच नीच वाली बात न हो जाए। हालांकि मोहित ने घर आने या आइंदा मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह तो रसीम का माथा चूमने के बाद देर तक खामोशी से बैठा मीना को प्यार करता रहा था। रसीम ने कई बार उससे बात करनी चाही थी, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी थी। जब ट्रेन कस्बे के स्टेशन वाले प्लेटफार्म में दाखिल हुई थी तो उसने ट्रेन के रुकने से पहले ही हमेशा खुश रहने की दुआ देते हुए छलांग लगा दी थी। हालांकि बात वहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन रसीम तरह तरह के अंदेशों से घिरी अमित का इंतज़ार कर रही थी। कालबेल की आवाज़ सुनकर रसीम हड़बड़ाकर उठ बैठी। लाइट जलाकर देखा तो घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। वह दरवाजे पर पहुंची। आने वाला अमित ही था। अमित ने अंदर दाखिल होते ही रसीम के हाथों में उठा लिया और फिर सारे कमरे में ठहाकों के साथ चक्कर लगाने के बाद उसे ज़मीन पर उतारते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। रसीम, प्रमोशन हो गया क्या? रसीम ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जानती थी अमित को काफ़ी दिनों से प्रमोशन का इंतज़ार था। प्रमोशन नहीं हुआ। आज एक बहुत पुराना दुश्मन हाथ आ गया। बहुत ख़तरनाक बदमाश था। इससे पहले भी उसे मैंने ही गिरफ़्तार किया था, लेकिन वह पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया था। बड़े बड़े ऑफिसर उससे डरते थे। फ़रार होने के बाद उसने मुझे एक ख़त लिखा था, जिसमें उसने धमकी दी थी कि वह मेरे पूरे परिवार की हत्या कर देगा। इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास शहर भेज दिया था। तुम वापस आ गई तो मैं बहुत परेशान था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। चिंता सिर्फ तुम्हारी और मीना की थी।
तुम दोनों मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हो। अमित मीना को प्यार से चूमने के बाद शरारत वाले अंदाज में रसीम की ओर बढ़ा, लेकिन वह हंसते हुए दूर हो गई। मेरा नाइट सूट लाओ, मैं सोने से पहले नहाना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अमित ने अंगड़ाई लेते हुए गर्दन को झटका देकर कहा। ओके, अभी लाई। रसीम मुस्कुराती हुई अंदर अलमारी की तरफ जाने लगी। सुनो अमित की आवाज़ पर रसीम के उठे हुए कदम रुक गए। पहले पूरी बात तो सुन लो। आज उस ख़तरनाक बदमाश से सामना हो गया। मेरा ख़याल था पहले की तरह एक बार फिर उससे सख्त मुकाबला होगा। पहले भी मैंने उसे अपनी जान ख़तरे में डालकर कई साथियों की मदद से पकड़ा था, लेकिन आज वह मेरी गोली का निशाना बनकर गिरा और मर गया। अगर न मरता तो शायद हम तीनों को मार देता, या फिर मुझे सारी ज़िंदगी तड़पने के लिए छोड़कर तुम्हें और मीना को मार डालता। कमाल का निशानेबाज था, आवाज़ पर गोली चलाना जानता था, लेकिन आज उसकी मौत आ गई थी, इसलिए पिस्तौल भी इस्तेमाल नहीं कर सका। गोलियों से भरी पिस्तौल उसकी जेब में ही रह गई। अगर उसके मुकाबले मैं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती, रसीम ने रोते हुए कहा। अरे पागल, मुझे क्या होना था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वह तो तुम्हें मारना चाहता था। हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से वह ख़तरनाक अपराधी था। हर काम पूरी योजना बनाकर करता था। तुम्हारी हत्या की योजना भी लेकर आया, तो सारी जानकारी के साथ। हैरत तो यह है कि उस बदमाश ने तुम्हारी एक पुरानी फ़ोटो भी कहीं से प्राप्त कर ली थी। उसकी कमीज की जेब से खून से सने एक लेडीज़ रुमाल में लिपटी यह फ़ोटो मिली है। यह देखो। खून से सनी उस फ़ोटो में रसीम एक पार्क के किसी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। फ़ोटो देखकर रसीम एक बार फिर सिसकियों के साथ रोने लगी। उसकी वह फ़ोटो उसी रुमाल में लिपटी थी जो उसने मोहित को ट्रेन में हाथ पर बांधने के लिए दी थी। अमित समझ नहीं सका कि रसीम की आँखों में खुशी की वजह से आंसू आए हैं या किसी और वजह से, पति की ज़िंदगी के लिए या अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि आंसुओं का न तो कोई रंग होता है और न फितरत।